Ever since the result has came out, I have been making content on this platform to share part of my knowledge journey with all of you guys. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anshika Thakur. I have secured an All India rank 124 in recently conducted NORCET 9 and I'm soon to be a nursing officer now. So in this video, first of all, I'll be talking to the college going students और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ी सी बात करूँगी और उसके अलावा ड्रॉपर्स भी जो भी हैं वो भी इसे प्लीज़ ध्यान से सुने, शायद आप भी कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट कर ही लोगे और अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकाल ही लोगे. सो प्लीज़ आप देखें. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस वीडियो को देखते हुए आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, बिकॉज आई नो कि कैसे 15-15 मिनट में भी मैंने एक एक टॉपिक भी निकाला है, तो मेरे लिए तो हर मिनट बहुत प्रीशियस था. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका भी कोई टाइम इसमें वेस्ट ना हो. सो प्लीज़ वॉच टिल end and let us start the video now. So first of all, someone has asked me in my comment section that was I a topper in my class also, like in my batch in my college time. So those who don't know, I have been graduated from Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College and Hospital near Chowk at Mandi in my own state Himachal Pradesh. So we had our parent hospital. अपने कॉलेज का हमारा हॉस्पिटल था और वहाँ पर हमारी जैसे एक साल में 10 महीने हमारी पोस्टिंग कंटिन्यू चलती थी. अपने ही पेरेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 2 मंथ की हमारी क्लासेस होती थी, मतलब फुल डे क्लासेस होती थी. उसके बाद हाफ डे हमारा जो है वो क्लासेस होती थी और हाफ डे हमारा फुल जो है वो पोस्टिंग चलती थी. तो सी आई वॉज़ नॉट ए टॉपर एट ऑल, आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट. और थर्ड ईयर तक तो मैंने कभी भी अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं है. मतलब मैं थोड़ा चिल काइंड ऑफ पर्सन थी अपने कॉलेज टाइम में, लाइक एन्जॉइंग एंड ऑल. हॉस्टल लाइफ फिर बाद में वापस नहीं आती, कॉलेज लाइफ बाद में वापस नहीं आती, ये थोड़ी मेरी सोच थी. और मेरा काफ़ी अच्छा ग्रुप था मेरे अपने बैच में, मेरे फ्रेंड्स थे. वी वर लाइक ग्रुप ऑफ 8 गर्ल्स एंड मतलब हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है अपने कॉलेज टाइम में. बट जब मैं थर्ड ईयर के लास्ट में थी उस टाइम पे मेरी एक सुपर सीनियर थी जो मतलब नॉर्सेट 5 उस टाइम हुआ था. उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसमें उनका 200 समथिंग रैंक था. और वैसे आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या रियलिटी है या नहीं है, बट मैंने कॉलेज में उन्हें ऐसा ही थोड़ा देखा था कि वो भी काफ़ी चिल रहती हैं. लेकिन जब वो तैयारी करने पे आई तो उन्होंने वटेवर 4 मंथ 5 मंथ के पीरियड में ही जो है वो इतना अच्छा रैंक लिया था. तो उस टाइम पर मैंने उन्हीं से सबसे पहले बात की थी. उस टाइम मैं शायद थर्ड ईयर में थी. तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था कि ऐसे ऐसे करना है. तो बस वहीं से मैंने थोड़ी सी मोटिवेशन ली थी और थर्ड ईयर के लास्ट में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नॉर्सेट करूँगी और मैं फोर्थ ईयर से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दूँगी. और फिर मैंने फोर्थ ईयर में ही जो है वो थोड़ा अपना नोट मेकिंग स्टार्ट कर दिया था. तो एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग मी, इफ़ यू आर इन द थर्ड ईयर और योर फोर्थ ईयर, नंबर 1 पॉइंट इज़ यू हैव टू स्टे अपडेटेड. नॉट ओनली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और दूसरे बच्चे भी जो ड्रॉपर्स हैं या फिर जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको अपडेटेड रहना है. अपडेटेड किससे? आई एम नॉट सेइंग अबाउट नॉलेज कि हाँ कौन सी नई जो है वो प्रोग्राम आई है, वो तो चलो अलग चीज़ है. बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको अपडेटेड रहना है एग्ज़ाम के बारे में. मैं अपने टाइम में फोर्थ ईयर से काफ़ी अपडेटेड रहती थी. नॉर्सेट 5 हुआ उसके बाद 6 से मैं काफ़ी टच में रहती थी यूट्यूब के थ्रू कि कौन से एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्सेट 6 था, नॉर्सेट 7 था, तो कब कब कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा है. फॉर एग्जांपल ऑब्सकाइनी का कभी किसी जैसे मान लो 6 में हुआ हो या फिर एमएसएन का या फाउंडेशन का, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था. तो मैं थोड़ी थोड़ी नज़र हर जगह रखती थी अपनी, ताकि मुझे थोड़ा मतलब पता हो कि मैं ऐसे एकदम फिर वो डायरेक्शन लेस ना हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कुछ भी कि चल क्या रहा है, आखिरकार है क्या ये नॉर्सेट, चिड़िया क्या है ये. तो इसीलिए आप अपडेटेड रहोगे हर चीज़ से कि कौन से नॉर्सेट में किस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा थी और किस सब्जेक्ट की वेटेज कम थी. तो इतना अपडेशन आपको रखना पड़ेगा अपने लिए. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम है एक एक सेक्शन को करने के लिए. आई नो आप सबको अब तो सबको पता ही है, इतनी अवेयरनेस है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार. तो प्रीलिम्स में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में हमारे पास 160 क्वेश्चन होते हैं. 5 सेक्शंस इन द प्रीलिम्स. 100 क्वेश्चन को 20-20 के सेट में डिवाइड किया जाता है और 18 मिनट हर सेट के लिए हमें दिया जाता है. और सेम अगर मेंस की मैं बात करूँ तो 160 जो टोटल क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 45 मिनट 1 सेट, यानी 4 हमारे पास सेट होंगे, 40 क्वेश्चन उसमें होंगे और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे उसमें. तो देखो प्रीलिम्स में टाइम हमारे पास काफ़ी कम होता है. और पहले तो अब मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ कि पिछले ट्रेंड्स क्या रहे हैं और अब का क्या है, ये आपको डेफ़िनेटली पता होना चाहिए. मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट योर एग्ज़ाम ना. आपको बैठना भी तो है आगे, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा. आई डोंट नो कि आप लोग नोटिस करते हो ये सब या नहीं, बट मैंने हमेशा से ये सारी चीज़ें नोटिस किया है कि पिछले एग्ज़ाम्स में जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था ना, तो फर्स्ट मतलब पहले वन लाइनर जो क्वेश्चन होते थे ना, उन पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था एम्स वालों का, कि प्रीलिम्स में जो है वो डाल दिए. और जो मेंस होता था उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते थे, क्योंकि उसमें टाइम भी काफ़ी सफिशिएंट होता है, जैसे 45 मिनट्स होते हैं ना उसमें.
बट जो अभी नॉट सेट 9 हुआ है, इसने टोटली सारा पैटर्न ही उल्टा-पुल्टा कर दिया था। मैं अपना प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। तो प्रीलिम्स में जैसे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली गई थी कि मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है और प्रीलिम्स में तो वन लाइनर, मैक्सिमम वन लाइनर आएँगे। मैक्सिमम बच्चे आई थिंक यही सोच के गए थे। बट जब वहाँ पर फर्स्ट सेक्शन खुला, फर्स्ट क्वेश्चन इतना लंबा था, सेकंड खुला वो भी उतना ही, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैं वेट ही करती रह गई कि कभी तो कोई वन लाइनर आएगा, बट कोई भी वन लाइनर नहीं आया और वो क्वेश्चन इतने बड़े थे, मैं ऊपर का पढ़ रही थी तो मैं नीचे का भूल जा रही थी कि वहाँ पर क्या बोला था। और साथ ही साथ ऑप्शंस भी बहुत बड़े थे उसमें। तो मतलब 1 मिनट तो हमें सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ने को ही लग रहा था और 18 मिनट में हम 20 क्वेश्चंस मतलब कैसे ही कर पाते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स का तो पेपर छूटा भी है, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो वो देख ही नहीं पाए हैं और मेरा खुद का दिमाग बिल्कुल ऐसे शट डाउन हो गया। कॉन्शियसली आई वाज़ टोटली शट डाउन। लेकिन वही बात है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो डेफ़िनेटली वो आपके काम आएगा। कॉन्शियसली आई वाज़ शट डाउन, लेकिन सबकॉन्शियसली मेरा दिमाग ऑन ही था और मुझे कुछ भी याद नहीं था जब मैं प्रीलिम्स दे के आई थी कि मैंने एक्चुअली किया क्या है, क्या क्वेश्चन्स आए हैं। और मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा पेपर होगा भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट 2 दोनों सेक्शंस ही ऐसे थे, सारे ही क्वेश्चन्स उसमें काफ़ी लॉन्ग थे और इसीलिए मुझे नहीं था याद कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया उसमें। लेकिन फर्दर जो नेक्स्ट के 3 सेक्शंस थे ना, उसमें सारे ही वन लाइनर्स थे। देखो पहले पेपर ऐसा आता था कि मिक्स, एक सेट में मिक्स क्वेश्चंस आते थे। कुछ आपको वन लाइनर्स मिलते थे, कुछ जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते थे, तो उससे काफ़ी बैलेंस हो जाती थी चीज़ें। लेकिन इस बार बिल्कुल पैटर्न काफ़ी उल्टा-पुल्टा था सारा, कि लास्ट के 3 सेक्शन टोटली वन लाइनर्स थे और जो फर्स्ट के शुरू के जो हमारे 2 सेक्शंस थे वो काफ़ी लेंदी थे। तो देखो ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपडेट रहना है आपको, कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार रहें। आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न जो है वो क्या-क्या है और कैसे चेंजेस भी आ सकते हैं। सो यू हैव, मतलब आप मेंटली ताकि रेडी रहो। मैक्सिमम बच्चे इसके लिए रेडी नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी रेडी नहीं थी इसके लिए कि पूरे सेक्शन में ही मुझे ऐसे ही क्वेश्चन्स आएँगे। बट जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, तो जैसे-तैसे करके लास्ट में मैंने 85 क्वेश्चंस किए ही थे और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, फिर 98.74 परसेंटाइल मेरा आया था। और मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस में मिक्स क्वेश्चन थे। जैसा जनरली पैटर्न रहता है हमेशा से, वैसा ही पैटर्न था। सिंगल लाइनर्स भी थे, वो एक ही सेट के अंदर सिंगल लाइनर्स भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी थे। तो वो तो प्रॉपर्ली वैसा ही था जैसा पेपर हमेशा से रहता है, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ सेट का पेपर एक्चुअली सेट कैसे होता है। सी जो टॉपर है ना इस बार भी नॉर्थ सेट 9 का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 124 उनके मार्क्स टोटल बने हैं। तो इमेजिन 160 में से 124, और वो टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो देखो पेपर ऐसा सेट होता है कि कोई टॉपर भी है, इवन हमारे खुद के पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, वो भी 100% जो है वो नहीं कर पाएँगे उस पेपर को, क्योंकि पेपर सेट ही ऐसा होता है, उसका लेवल ही वैसा सेट हुआ है, एम्स अपना स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली सेट करता है। अगर ऐसे पूरे-पूरे मार्क्स जैसे नीट और जेईई का होता है कि पूरे-पूरे मार्क्स अगर लग पड़े बच्चों के आने, तब तो पेपर का लेवल उन्हें कहाँ तक उठाना पड़ेगा, ऐसा है ना? तो इसीलिए पेपर अपना लेवल सेट करता है कि कुछ क्वेश्चंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 160 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आपको 70 क्वेश्चंस टू 80 क्वेश्चन, आई थिंक 70 तक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वन लाइनर्स मिलेंगे। टोटल मिला के बोल रही हूँ मैं सारे सेट्स का, तो 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वन लाइनर मिलेंगे। ईज़ी क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो सभी बच्चे कर सकते हैं अगर उन्होंने बेसिक सारे पढ़े हुए हैं और बार-बार पढ़ा हुआ है, तो डेफिनिटली वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो मेजरली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस, कि कोई भी जो इजी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही तो आपको पास करवाएंगे ना पेपर में। अगर आप पासिंग वाले क्वेश्चन ही गलत कर दोगे तो कहाँ फिर आपकी आगे तो कहाँ ही रैंक आएगी। सेकंड, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन मीन्स वो थोड़े से लेंथी होंगे, मतलब 3 to 4 लाइनर्स इतने कर आपके क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़ा सा उनके ऑप्शन भी हल्के हल्के ट्रिकी हो सकते हैं। लेकिन वही कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को भी कर लोगे। वो भी ईजी क्वेश्चन के साथ मिलके आपको जो है वो पासिंग मार्क्स तक पहुंचाता है, राइट? और थोड़ा-सा आपका बेस भी बना देता है, आगे को रैंकिंग भी हल्की-सी वो पुश कर देता है। उसके बाद आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन। अब हाई लेवल के क्वेश्चन में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट, कि वो क्वेश्चंस है कि मतलब वो आपने टॉपिक डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा और अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे और थोड़ा-सा रिस्क लेके आप आंसर तक पहुँच सकते हो, मतलब वो क्वेश्चन डूएबल होते हैं। और सेकंड क्वेश्चंस, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो टोटली बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, या तो टॉपिक ही बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि आपने कभी देखा ही नहीं है। जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नीट पीजी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ आप एलिमिनेशन मेथड से डेफिनेटली आंसर तक पहुंच सकते हो और रिस्क लेके, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना आएगा वो एलिमिनेशन और रिस्क वाला मेथड। और जो दूसरे मैंने बताया वो बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल टॉप से वो आपके निकलेंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उनको तो आपको छोड़ना ही होता है, मतलब वो नेगेटिव मार्किंग के लिए ही बनाए होते हैं। अब जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो डूएबल क्वेश्चन है, वो आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एलिमिनेशन मेथड, मतलब वो सिनेरियो बेस्ड प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं। कई बार उसमें जो है वो इंटीग्रेशन करके बनाया होता है। फॉर एग्जांपल
आपका एमएसएन और फाउंडेशन दोनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाया होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये एमएसएन का है कि फाउंडेशन का है, बट इतना आइडिया लग जाता है कि ये दोनों को इंटीग्रेट करके बनाया गया है। वैसे ही ऑब्स गायनी और पीडियाट्रिक्स इन दोनों का इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन आ जाता है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपने आप में अलग भी, और वैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो डेफिनेटली एक मिक्सचर ही है सभी सब्जेक्ट्स का पहले से ही, तो मतलब उसको तो किसी के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के अब आ रहे हैं। और इस बार के जो एमएसएन और फाउंडेशन के इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आए थे वो मेजरली एबीजी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसी पे फोकस थे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, मतलब कि वैल्यूज़ नहीं पूछी थी डायरेक्ट। उसमें पता कैसे क्वेश्चन थे कि जैसे एबीजी की आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं, थोड़ा सा आपको क्लिनिकल कंडीशन भी उसी में मिक्स करके दे दिया है, और नीचे आप ऑप्शंस में आपको डिजीज़ कंडीशन दी थी। आपको पहले निकालना था उसमें कि एबीजी से एक्चुअली इन वैल्यूज़ के थ्रू पहले आ क्या रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिडोसिस, इन दोनों में से चारों में से कोई भी एक चीज़, फिर एक्चुअली में वो कंडीशन ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस में पाई जाती है, तो वैसे करके दिया था। मतलब आपका सब कुछ पढ़ा हुआ ही होगा, बस वही कि कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चन को कर सकते हो। हर सेक्शन में अगर 40 क्वेश्चंस हैं मेंस में, तो उसमें से 30 क्वेश्चंस वर ईजी एंड मॉडरेट, जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सभी बच्चों ने जो है वो बहुत ईजिली कर सकते थे। हर सेक्शन में 10 या 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाई लेवल के थे, जिसमें आप मतलब जिसमें मैंने एलिमिनेशन और रिस्क वाले मेथड को अप्लाई करके मैं आंसर तक पहुंची हूँ। तो मतलब मोटा मोटा मैं हर सेक्शन में 25 टू 30 क्वेश्चंस में तो बिल्कुल मतलब ऐसे श्योर ही थी अपनी तरफ से। बाकी तो एम्स का आपको पता ही है कि वो अपने आंसर्स ही मानता है, कोई की भी नहीं होती है इसकी। ये मुझे आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम के बारे में समझाना था। अब इसके बाद मैं अब सब्जेक्ट वाइज़ आपको बताती हूँ। पीछे जितने भी पेपर्स हुए हैं, उसमें हर इसमें वैसे तो 2-3 में ना इकट्ठा ही चलता है ट्रेंड। जैसे पीछे नॉर्सेट 8 था, अभी नॉर्सेट 9 था, तो ऑब्स गायनी वाज़ इन ट्रेंडिंग। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन सिर्फ ऑब्स गायनी का ही था। इतने क्वेश्चन सोचो आप, 30 और 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्स गायनी के ही पूछे जा रहे हैं। तो ऑब्स गायनी से ही आप स्टार्ट करो, मैं तो ऐसा बोलूँगी, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं 3rd-4th ईयर वाले। क्योंकि आपका 3rd-4th ईयर में आई थिंक मेजर सब्जेक्ट्स भी होता है, सब्जेक्ट भी है ऑब्स गायनी, तो आप उसी से पहले सबसे पहले स्टार्ट करें। मैंने खुद भी उसी से स्टार्ट किया था। एवरीबडी हु इज़ एट 3rd और 4th ईयर एट लीस्ट फोकस इन योर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में तो आप पक्का ही फोकस करो। आई नो कि 4th ईयर काफ़ी हेक्टिक होता है और उसमें मैनेज कर पाना चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। उसमें तो नोट्स भी बन जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसा पर्सनली ऐसा समझती हूँ। तो प्लीज़ आप नोट्स तो एटलीस्ट बना लो, अगर आप चाहते हो कि बाद में आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ रहे, जब आप अपने घर आओ, कि आप सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करो। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स तो आप वहीं पर ही बना लो। वैसे भी सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स आप मत बनाना। कोई भी जो मुझे सिर्फ ये मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमें माइनर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बनाने हैं? तो माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स आप नहीं बनाओगे। इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है यार, 6 महीने का पीरियड है। उसमें अगर आप जो ऑलरेडी 6 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसी के आप नोट्स बना लो ना, तो वो ही मतलब मोर देन इनफ है। उसी में आप थक जाओगे, इतना टाइम लग जाता है नोट्स बनाने में ही। तो माइनर सब्जेक्ट के बारे में तो अभी आप सोचो भी मत। माइनर सब्जेक्ट मैंने खुद लास्ट मंथ में मतलब 2-2 दिन दे के कंप्लीट किए थे। मतलब रिसर्च के लिए मैंने 2 दिन दिया था, और बाकी बायोकेम और माइक्रोबायोलॉजी इनके लिए मैंने 1 डे में कंप्लीट किया था। और वो भी मैंने जो पीवाईक्यूज़ बार-बार पूछे गए हैं ना, सिर्फ वही वाले टॉपिक उठाए थे, बाकी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था। और थैंक गॉड मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, क्योंकि ना ही मेंस में और ना ही प्रीलिम्स में मतलब सिर्फ रिसर्च के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आई थिंक थोड़ा बहुत ऐसे फार्मा के, हाँ, मेंस में फार्मा के क्वेश्चन भी थे, लेकिन फार्मा के क्वेश्चन ना आपके मेजर में ही जो है वो कवर हो जाते हैं। जैसे अगर आप मेडिसिन सर्जरी पढ़ रहे हो तो उसकी ड्रग्स आपकी सारी वहीं पर ही सब्जेक्ट वाइज़ मतलब टॉपिक वाइज़ जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अगर आप ऑब्स गायनी पढ़ रहे हो तो उसकी ड्रग्स आपकी वहीं पे हो जाएँगी। सारे एंटीसाइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, आपके मूड स्टेबलाइजर्स जो भी हैं, वो आपके खुद साइकेट्री में कवर हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज़ ये डेफिनिटली आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस आपके लिए सभी के लिए सेम है, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, चाहे आप ड्रॉपर्स हो, चाहे आप जॉब वाले हो। आपको 6 आवर्स तो निकालने ही पड़ेंगे डेली के कैसे भी करके। आई थिंक जो जॉब वाले हैं और जो कॉलेज वाले हैं, वो सेम ही सिचुएशन में हैं। जहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि दोनों में जो है वो टाइम की थोड़ी-सी दिक्कत है। तो मैं अपने कॉलेज टाइम में कैसे करती थी, मैं आपको वैसे बताती हूँ। आप रिलेट करके वैसे ही अपने लिए भी सेट करोगे, ठीक है? तो मैं कॉलेज टाइम में अपने 5 बजे उठ जाती थी। जाते ही मैं सबसे पहले नहा लेती थी। उसके बाद मैं उसी टाइम पे तैयार हो जाती थी। जैसे मेरी अगर मॉर्निंग ड्यूटी है या फिर मेरी कम्युनिटी पोस्टिंग है, जैसे उस टाइम पे पहले कम्युनिटी पोस्टिंग थी हमारी, तो पहले मैं जाके तैयार होके अपने बेड पे बैठ जाती, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मैं एक बार बैठ जाऊँगी ना, तो मुझे अपना मतलब मेरा स्लॉट बिल्कुल फिक्स होता था। वही सेम चीज़ मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अपने टाइम स्लॉट्स फिक्स रखो, कि एक बार बैठ गई तो अब मैं 2 घंटे या 3 घंटे जितने भी आप निकाल पा रहे हो, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं उठूँगी। तभी आपका पेस जो है वो मेंटेन होगा। अगर आप बीच में उठते रहोगे तो ना ही आपके पढ़ने की आदत बनेगी, ना ही आपकी सिटिंग हैबिट रहेगी। तो इसीलिए उठते ही आप जो भी पहले आपके फटाफट से काम है, और मतलब जॉब वाले
पहले भी जितने भी हो सकता है कि शुरू में आप फटाफट अपने काम कर लो और नेक्स्ट आप जो है वो 2 या 3 घंटे के स्लॉट अगर आप मॉर्निंग में ही लगा लेते हो, तो देखो आपका आधा काम तो शुरू में ही हो गया ना। मुझे ना इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ अभी दूसरे बच्चे उठेंगे, कहीं मतलब 8 बजे जाके या 9 बजे जाके, चाहे वो मैं अपने मतलब घर आ गई थी उस टाइम की बात है या फिर कॉलेज टाइम की बात है, तो मैं उन बच्चों से ऑलरेडी 2-3 घंटे आगे हूँ। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि मैं तो ऑलरेडी आगे हूँ, तो मैं और दिन में पढ़ूँगी रेस्ट ऑफ द डे, वरना अगर मैंने छोड़ा तो बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल जाएँगे और जो शुरू का मैंने सुबह टाइम दिया था वो भी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप शुरू में ही, डे के स्टार्टिंग में ही अपना जो है वो 2-3 घंटा दे दें पढ़ने में, तो आपको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन भी रहेगी कि फुल डे में कि मैंने कुछ तो आज पढ़ा हुआ है, आपकी कंसिस्टेंसी भी इससे ब्रेक नहीं होगी। उसके बाद जब आप अपनी ड्यूटी से आ जाते हो, मतलब चाहे कॉलेज वाले बच्चे हैं, चाहे जॉब वाले बच्चे हैं, तो थोड़ी देर आप अपना रेस्ट करो, मतलब 1-2 घंटे में जो भी आपका थोड़ा बहुत काम है वो निपटाओ, दोबारा से 3 घंटे दो। दूसरा स्लॉट तो देखो आप 2 ही बार बैठ रहे हो दिन में पढ़ने, लेकिन आपके स्लॉट्स लंबे हैं, इसीलिए आपका जो है वो आवर्स कवर हो जा रहे हैं। तो ये वाला मेथड आप यूज़ करो। बाकी और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सी आपको भी नॉर्सेट ही देना है, जो ड्रॉपर्स, रिपीटर बच्चे हैं, उनको भी नॉर्सेट ही देना है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्ज़ाम बिल्कुल सेम है। जो दिक्कत है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है, तो वो आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो खुद ही जो है वो देखना पड़ेगा, राइट? टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब रिविजन्स की बारी है। रिविजन्स के बारे में बच्चों को काफ़ी सारे डाउट है और मुझसे पूछ रहे थे बच्चे कि एटलीस्ट हमारे कितने रिविजन्स होने चाहिए। तो आपके एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 रिविजन्स होने चाहिए, राइट? फर्स्ट वन शुड बी योर सॉलिड रिविजन, सेकंड शुड बी योर लाइक क्रिस्प रिविजन एंड थर्ड शुड बी योर लाइक रैपिड रिविजन। ऐसे आपका 3 रिविजन्स डेफिनेटली एटलीस्ट होने चाहिए। जितने आप उसके बाद ज़्यादा कर सकते हो वो तो अच्छा ही है, लेकिन 3 रिविजन आपको आके डेफिनेटली होने चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा 3 रिविजन से, कि आप उस सिचुएशन से बच जाओगे जो एग्ज़ाम हॉल में आके हमें आती है ना, 2 ऑप्शन में हम फँस जाते हैं कि मे बी आई नो दिस, मे बी आई डोंट नो दिस, एंड दिस फीलिंग ट्रस्ट मी इज़ एब्सोल्युटली वेरी लिथल। मतलब इससे तो ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं होता तो ठीक था। अब यहाँ पर हम रिस्क में फँस जाते हैं। अगर ठीक हुआ तब तो ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नेगेटिव में जाएगा। तो इससे तो अगर कोई टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं तो हम उसे टच ही नहीं करेंगे। तो इस फीलिंग से बचने के लिए यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 रिविजन्स। 3 रिविजन से आपका ब्रेन जब रिपीट करेगा बार-बार सेम ही चीज़ को, तो आप इस सिचुएशन से जो है वो बच सकते हो। मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थी लास्ट में। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 40 क्वेश्चंस एक स्लॉट में हैं, तो उसमें से 25 टू 30 क्वेश्चंस में मैं डैम श्योर थी कि इसका आंसर तो यही है। इवन मुझे तो ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मैं इतनी श्योर थी। बट ऑफ कोर्स ऑप्शंस भी ट्रिकी होते हैं और आपको रूल आउट करके जो है वो जो फाइनल आंसर है उस तक पहुँचना होता है। तो ये वाला आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा अगर आप एटलीस्ट 3 रिविजन्स दोगे। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट शुड बी योर सॉलिड रिविजन। उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आपको, तो आप डेफिनिटली ज़्यादा टाइम दे दो। 1 महीना या डेढ़ महीना आई थिंक इतना काफ़ी होता है। और चाहे तो 2 महीना भी दे दो। फिर जो लास्ट का आपके पास 1 मंथ बचेगा ना, उसमें 15 दिन का आप जो है वो सेकंड रिवीजन रख लो, या 20 दिन का आप सेकंड रिवीजन रख लो और 10 दिन में आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह ईज़िली आपके रिवीजन्स हो जाएँगे। ज़्यादा क्लटर अपने दिमाग में क्रिएट मत करो। देखो जितना आप अपने दिमाग को फ़ोकस रखोगे, मेस फ्री रखोगे, उतना ही मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। और बच्चे मुझसे ये भी मतलब कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम हमें बहुत डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमें ऐसा डाउट आता है कि पता नहीं हमसे होगा भी या नहीं। सी आई टोटली अंडरस्टैंड, ये वाली फीलिंग एज़ एन एस्पिरेंट बहुत नेचुरल है और ये सबको होती है, सिर्फ़ आपको ही नहीं, मुझे भी होती थी ये वाली फीलिंग। लेकिन देखो कॉम्पिटिटर्स आप हो, मैं हूँ और हमारे जैसे ही बच्चे हैं। कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है ना, कोई आईएएस वाले तो नहीं आ रहे हैं, मतलब जो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या फिर किसी दूसरी फ़ील्ड के नहीं आ रहे हैं। वी आर ऑल नर्सेस और हम ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। और ट्रस्ट मी, जो एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो ये सब सोच सकें कि पता नहीं आगे कॉम्पिटिशन है, होगा मेरा, नहीं होगा। देखो मेरा माइंडसेट ये था, ये तो लास्ट में हमें पता चला था कि मतलब 3000 या 3500 तक जो है वो इसमें सीट्स आई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो क्योंकि हर साल सीट्स जो है वो डिक्रीज़ ही कर रही थी, तो मैंने तो ऐसा सोचा था कि अगर 1000 सीट भी आएगी ना, तो उसमें भी 1 सीट मेरी होगी, दैट्स इट। कितनी भी सीट आएँ, कल को 500 सीट्स भी आती है, तो आपको जो है वो अपना माइंड ये प्रॉपर्ली सेट करना है कि कितनी भी सीट्स आए, आई डोंट केयर, उसमें से 1 सीट मेरी है। जब इस माइंडसेट से आप पढ़ोगे ना, तो आपको नहीं आएँगे कोई भी डाउट्स यार। और अगर आते भी हैं ना, तो थोड़ा आने दो। आप ऑफ कोर्स मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप वहाँ पे आके अपना जो भी यू वांट टू डू योर हार्ट आउट, सो आप वहाँ पे लिख सकते हो और मैं डेफिनिटली आपको जो है वो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं करती भी हूँ वैसे सभी को रिप्लाई। तो कंपटीशन के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप सिर्फ़ अपना पढ़ाई पे फ़ोकस रखो। जितना आप अपना डायरेक्शन स्ट्रेट रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप क्लटर में पड़े रहोगे ना कि ये वाला ये, कभी कॉम्पिटिशन, कभी मेरे पास रिसोर्स कम है, और मतलब डाउट में आप जितना रहोगे ना, तो आप अपनी एनर्जी दे नहीं पाओगे फिर अपने पढ़ने में। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में आप मत पड़ो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए ये सब थिंक करने के लिए कि ऐसा है, वैसा है। यू डोंट हैव टू पुट योर एनर्जी इन ऑल दिस स्टफ प्लीज़। ये मेरा आपको जेन्युइन सजेशन है।
और नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो है कि देखो अभी जो इनिशियल स्टेज है बिल्कुल, मतलब अभी हम अक्टूबर में हैं, अभी नवंबर आएगा और दिसंबर तक आपके पास मतलब देखा जाए तो अच्छा 6 मंथ का है, मतलब आप इनिशियल फ़ेज़ में हो, तो जितनी ज़्यादा पेन आप इनिशियल फ़ेज़ में लोगे, सेम जो कॉलेज में बच्चे हैं, जितनी ज़्यादा पेन आप अभी लोगे अपने नोट्स बनाने में या जो भी आपसे पॉसिबल होता है जितना भी उतना करने में, और रिपीटर्स आपके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको मैं स्ट्रेट ही बोलना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा पेन आप अभी लोगे स्टार्टिंग में, उतना ज़्यादा आप पैनिक की सिचुएशन से लास्ट में बचोगे, राइट? लास्ट में आप पैनिक से तभी बच पाओगे अगर आप अभी अच्छे से पेन लोगे, अभी आप अपना लॉन्ग आवर्स खींचोगे, 8 से 12 आवर्स आप जितना खींच सकते हो आप उतना खींचो, तो लास्ट में आपको पैनिक नहीं हो, आप काफ़ी रिलैक्स होंगे। उसके बाद अपना सोर्स आप डेफ़िनेटली फ़िक्स रखो, आपके अगर जो नोट्स हैं वही आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव मैंने आपको दिया है, मिशन परिचारिका बुक है, आप उसको खरीद लें। जितने उसमें सब्जेक्ट्स हैं उतने उसके पार्ट्स आप करवा के उसको जो है वो बाइंड कर लें, तो आपके वो उतने ही नोट्स के सब्जेक्ट बन जाएंगे। माइनर सब्जेक्ट के मैंने आपको नोट्स बनाने को मना किया है। जिन भी बच्चों को आप सिर्फ जो है वो मेजर सब्जेक्ट के बनाओगे, तो माइनर सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ोगे, इसी बुक से पढ़ोगे, मिशन परिचारिका से। ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदनी है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप पीडीएफ रेफर कर सकते हो। मैंने खुद रिसर्च मैनेजमेंट जो है वो मिशन परिचारिका से ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं माइनर सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाऊँ। मतलब नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं कब पढ़ती कब नोट्स बनाती, इसलिए मैंने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के ही बनाए थे और आप भी वही बनाओगे, दैट्स इट। एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप बोल सकते हो कि ब्रह्मास्त्र, जो आपकी प्रेपरेशन में मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह एक रोल प्ले करेगा, वो होगी आपकी मिस्टेक नोटबुक। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज़ एटलीस्ट आप 3 मंथ पहले तो ज्वाइन कर ही लेना। उससे पहले आप जितनी जल्दी कर सकते हो, अगर आप दे सकते हो अभी, अगर आपका वैसे तो मुझे लगता है कि शुरू में रिवीजन में ही फोकस रखना चाहिए आपको, और 3 मंथ पहले आप ले लो। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने 15 जून को अपनी टेस्ट सीरीज़ ली थी और तभी मैंने कंटिन्यू की थी, क्योंकि तब तक मेरा एक रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने आपको भी ये सजेस्ट किया था कि पहले आप अपना फर्स्ट रिवीजन दो, सॉलिड वाला, सॉलिड, क्रिस्प एंड रैपिड रिवीजन, 3 रिवीजन आर मस्ट, राइट? तो आपका सॉलिड रिवीजन आपने पहले पूरा करना है, और उसके बाद 3 मंथ्स पहले एटलीस्ट आप जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज़ ले लो। डेली अगर आप लगा सकते हो तो डेली लगाओ, अगर अल्टरनेट पीरियड में लगाना चाहते हो तो अल्टरनेट पीरियड में लगा लो, मतलब एक दिन छोड़ के आप लगा लो शुरू में। उसके बाद लास्ट में तो आपको डेली ही लगाना पड़ेगा। अब अल्टरनेट का मैंने ऑप्शन क्यों दिया आपको, क्योंकि आई नो कि शुरू में काफ़ी क्वेश्चंस गलत होते हैं, और एनालिसिस करते हुए टेस्ट का और मिस्टेक नोटबुक में सब कुछ नोट करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे तो कभी-कभी 3 घंटे भी लग जाते थे, मतलब टेस्ट देने से लेके पूरा एनालिसिस करने तक शुरू-शुरू में। तो इसीलिए मैं आपको ये ऐसे फ़ोर्स नहीं करूँगी। देखो जो चीज़ें प्रैक्टिकल है मैं वही बताऊँगी आपको। तो टाइम लगता है भई, डेफ़िनेटली लगता है। बच्चे बोलते हैं कि डेली दो टेस्ट, मतलब ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो डेली नहीं दे सकती, मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मुझे तो रिवीजन भी करना है अपना। तो इसीलिए मैं शुरू में अल्टरनेट डेट देती थी, और उसके बाद फिर लास्ट मंथ में जब अगस्त में तब मैं थी, तो तब मैंने डेली देना जो है वो शुरू कर दिया था। अपनी मिस्टेक नोटबुक आप डेफ़िनेटली बनाएँ, उसमें आप प्रॉपर्ली लिखें। मैं आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक भी यहाँ पर दिखा देती हूँ, उससे आपको प्रॉपर्ली आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में आपको करना कैसे है। सो हियर यू कैन सी माय मिस्टेक नोटबुक। ये एक छोटी सी नोटबुक है जो मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ के साथ बनाई थी। जो भी मेरा डेली का क्वेश्चन गलत होता था, मैंने यहाँ पे टॉप में लिखा है कि 7 मैंने स्किप किए हैं, 67 मेरे करेक्ट हैं और 26 मेरे इनकरेक्ट हैं। तो सेम आपको भी ऐसे ही जो है वो हर अपने करेक्ट और जो इनकरेक्ट जो भी हैं वो सारे ऐसे नोट डाउन करने हैं। और देखो फिर मैंने यहाँ पे हर जो भी टॉपिक है, जो भी मेरा क्वेश्चन गलत था, वो मैंने वन लाइनर में लिखने की पूरी कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है बाद में पढ़ते टाइम पे। तो ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक बनानी है। हर एक टेस्ट की मैंने ऐसे ही बनाई है, जो भी टेस्ट मैंने दिया। ये देखो इसमें मैंने डेट भी डाली है, और जितने मेरे मार्क्स आए हैं, कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे 79, उसमें से 66 मेरे जो है वो करेक्ट हुए हैं और रॉन्ग मेरे 13 हुए हैं। तो वो भी मैंने सेम वैसे लिखा है। स्किप 21 टेस्ट जो मैंने कौन सा नंबर है वो भी लिखा है। तो मैंने ऐसे करके सारे ही लिखे थे, और मैं डेली इनको पढ़ने की पूरी कोशिश करती थी। वैसे डेली कई बार नहीं भी हो पाता था, लेकिन प्रीलिम्स से पहले मैंने डेफिनेटली इस पूरी नोटबुक को पढ़ा है। सी, रॉन्ग, करेक्ट, स्किप, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी है मेरा गलत, मैंने स्किप किया या फिर मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है, मैंने सारे इसमें नोट किए हुए हैं। आगे मैंने अपना रैंक भी लिखना शुरू कर दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे ही करके मैंने ये अपनी सारी नोटबुक बनाई थी। सो ऐसे ही आप भी अपने बनाओगे, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक बार अपनी मिस्टेक नोटबुक दिखा दो कि बनानी कैसे है, तो इसीलिए मैंने ये नोटबुक आपको यहाँ पे दिखाई है। और कहीं कहीं मतलब कुछ क्वेश्चंस में ना अगर डायग्राम पॉसिबल है तो मैंने डायग्राम भी प्रॉपर्ली बनाने की कोशिश की है। सी, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टू नीडल विद इट्स यूज़। जहाँ पे मेरा गलत हुआ है तो मैंने ये नोट डाउन किया है। बाद में जब मैं थोड़ी इसमें एक्सपर्ट हो गई थी, तो मुझे थोड़ा पता चला था कि जो मैंने गलत किए थे ना टिक क्वेश्चन, वो भी मुझे लिखने हैं। तो सी,
जैसे यहाँ पे मैंने एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो है वो रेस्पेरिडोन को जो है वो मार्क कर दिया था, ये मेरा गलत था, तो मैंने इसे क्रॉस करके यहाँ रेड से लिखा है, और जो सही आंसर है वो मैंने इसके नीचे ब्लू से लिखा है। ये वाला क्वेश्चन भी जो मेरा गलत था वो ये है, और जिनके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये मेरे स्किप्ड क्वेश्चन हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे हिट एंड ट्रायल मेथड वाले क्वेश्चन है। सी यहाँ पर मैं 371 रैंक में पहुँच गई हूँ, ये लास्ट की बात है। और ये तो मैंने बताया आपको कि मैंने बाद में जो है वो डायग्राम भी ऐड करना शुरू कर दिए थे सारे। तो ऐसे करके मैंने अपनी ये सारी नोटबुक बनाई थी, और मैंने लास्ट में यही पढ़ी है 2 दिन पहले, और ट्रस्ट मी इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। मेन से पहले मैंने ये पढ़ी है और प्रीलिम्स से पहले भी मैंने ये पढ़ी है। देखो, अगर आप सिर्फ ना उसी टाइम पे लिखते रहोगे, मतलब कि आप सिर्फ एनालाइज़ कर रहे हो बट आप लिख नहीं रहे हो, ऐसे ही एनालाइज़ कर रहे हो, आपने कहीं से गूगल से देख लिया या चैट जीपीटी से देख लिया और आपने वो नोट डाउन नहीं किया है, तो आप भूल जाओगे कल को, और आपके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा कि एक्चुअली आप जो है वो परफॉर्म कैसे कर रहे थे अपने थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज़ में। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड होता है आपके पास, आपको पता चलता रहेगा कि क्या आपका रिकॉर्ड था। एट लास्ट, बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू से एवरीबडी जो भी मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहा है, चाहे आप नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप रिपीटर हो, देखो लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड में आए चाहे वो नेगेटिव साइड में आए, कोई भी किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली इस स्टेज तक, मतलब या इस पूरी जर्नी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो, मेंटली, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। ईच एंड एवरीथिंग विल बी काउंटेड एज एन एक्सक्यूज़। कोई नहीं समझेगा आपकी बात को। तो प्लीज़ बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और बिल्कुल अपने फर्म रहो, स्ट्रॉन्ग रहो डिसीजन पे कि मुझे ये करना है तो करना ही है, अब इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे तो ऐसा होता था कि मैं किसी को भी स्पेयर नहीं करूँगी, मेरे रास्ते में तो अगर कोई भी आया तो मैं किसी को भी स्पेयर नहीं करूँगी। मैं काफ़ी सेल्फिश थी अपने लिए, अपनी पूरी प्रेपरेशन की जर्नी में मैं अपने आप को ही प्रायोरिटी में रखती थी, और इसीलिए मैं लास्ट तक जो है वो इस रिजल्ट तक पहुँच पाई हूँ। सो एवरीबडी स्टॉप क्राइंग, उठो, मेहनत करो, पढ़ो, काबिल बनो और छीन लो, दैट्स इट। इट इज़ एज सिंपल एट दिस। अगर आप काबिल बनोगे तो डेफिनेटली आप छीन लो, किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी जो है वो हेल्प हुई हो तो डेफिनेटली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब।